वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी वहाँ पर विलियम फाकनर के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम लोगों ने कंफर्म किया है। विलियम फाकनर के अब जो कुछ भी रिमेनिंग वर्क्स हैं उनको हम आज की क्लास में कंफर्म कर रहे हैं। जो वर्क जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है उस तरीके से उसको मैंने आज की क्लास में मेंशन कर दिया है। देखिएगा, सबसे पहले जो हम वर्क डिस्कस करने चल रहे हैं वो वर्क है एज़ आई ले डाइंग। जो ये वर्क है एज़ आई ले डाइंग, ये विलियम फॉकनर का वर्क है और जो ये वर्क है वो पब्लिश हुआ था 1930 में पब्लिश हुआ था। और इस वर्क का जो जैनर है, मतलब इस वर्क की जो विधा है वो है सदर्न गोथिक नावल। सदर्न गोथिक नावल इस वर्क का जैनर है। सदर्न गोथिक नावल एक ऐसा जैनर होता है, एक ऐसी विधा है जो अमेरिकन लिटरेचर में पाई जाती है। सदर्न गोथिक नावल का जो कैरेक्टर होता है वो इसेंट्रिक कैरेक्टर होता है, मेंटली डिस्टर्बिंग कैरेक्टर होता है। इसके साथ ही साथ जो सदर्न गोथिक नावल होता है वहाँ पर ग्रोटेस्क सिचुएशन होती हैं, अजीब परिस्थितियाँ होती हैं। इसके साथ ही साथ सदर्न गोथिक नावल जो होता है वहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फुल ऑफ फ्ला होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। तो जो ये वर्क है एज़ आई ले डाइंग, इसका जो जैनर है वो है सदर्न गोथिक नावल है। इस वर्क की जो टाइटल है एज़ आई ले डाइंग, उस टाइटल को डिराइव किया गया है होमर, जो कि एक ग्रीक राइटर है, उसका बहुत ही फेमस वर्क है ओडिसी। वहीं से इस वर्क की टाइटल एज़ आई ले डाइंग को डिराइव किया गया है। इस वर्क में विलियम फॉकनर ने जो टेक्निक यूज किया है, जो तकनीक यूज़ किया है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तकनीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लिटरेरी डिवाइस होती है और इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ जब राइटर अपने वर्क में करता है तो वो ऐसे कैरेक्टर्स को रखता है जो कि थॉटफुल कैरेक्टर होते हैं। मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके माइंड में आइडियाज़ का, विचारों का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यू बना रहता है। जो कैरेक्टर्स होते हैं कभी वो प्रेजेंट में अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, फिर कभी उनका माइंड ऑल ऑफ सडन पास्ट में चला जाता है, पास्ट के आइडियाज़ से उनका माइंड भर जाता है, फिर उनका माइंड प्रेजेंट की आइडियाज़ को लेकर के सोचने लगता है। तो इस तरह की टेक्निक को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो विलियम फॉकनर ने यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ की है और साथ ही साथ इस नावल में मल्टीपल नैरेटर्स हैं। इस नावल को नैरेट करने वाले कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। इस नावल को 15 कैरेक्टर्स ने नरेट किया है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लर्न रखिए। इस नावल का जो प्लॉट है उसको हम अंडरस्टूड कर देते हैं। जो ये नावल है वो बंड्रेन फैमिली के बारे में है। अब बंड्रेन फैमिली का स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नेम है एनसी बंड्रेन। एनसी बंड्रेन जो है वो हस्बैंड होता है, घर का मुखिया होता है, मेल कैरेक्टर है। उसकी वाइफ है, उसका नेम एडी बंड्रेन है। एडी बंड्रेन जो है उसका एक पर्सन वाइट फील्ड के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा होता है। अब ये हस्बैंड वाइफ एनसी बंड्रेन और एडी बंड्रेन जो हैं इनकी टोटल 4 संतानें हैं, 4 प्रोजनीज हैं। इनका एक सन है जिसका नेम कैस है। इनका एक दूसरा सन भी है जिसका नेम डार्ल है। इनकी एक डाटर, इनका एक सन और भी है जिसका नेम जेवेल है। जो ये जेवेल होता है वो इलेस्टिमेट चाइल्ड होता है। मतलब एडी बंड्रेन का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्हिटफील्ड के साथ में चल रहा होता है उससे जन्म होता है जेवेल का, जो कि एक इलेस्टिमेट चाइल्ड होता है। इनकी एक डाटर भी है जिसका नेम डेवी डेल है। तो इस तरीके से टोटल 4 प्रोजनीज हैं, 4 संतानें हैं, जिसमें से 3 सन हैं और एक डाटर है।
ये लोग जो होते हैं ये पुअर फार्मर होते हैं, गरीब किसान लोग होते हैं। एडी बंड्रेन जो है उसकी तबीयत ख़राब है, वो डाइंग एकदम इल सिचुएशन पर है, डाइंग सिचुएशन पर है, और उसकी इच्छा होती है कि मरने के बाद में उसको जेफरसन में बरी किया जाए। जेफरसन टाउन एरिया है जो कि इन लोगों का पैटर्नल हाउस वहाँ पर होता है। तो एडी बंड्रेन की डेथ हो रही है, वो मरने वाली है, बहुत ज़्यादा इल है, और उसकी इच्छा है कि जेफरसन में उसको बरी किया जाए। उनका बेटा जो कैस होता है वो कॉफिन बना रहा होता है अपनी मदर के लिए, और उसके पैर में चोट लग जाती है। यहाँ पर जो फैमिली में डॉटर है जिसका नेम डेवी डेल है, वो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट एक किसान के साथ में हुई है वो, और उसकी इच्छा है कि जितनी जल्दी हो जेफरसन जाने को मिले, टाउन एरिया में जाने को मिले, जिससे कि वो खरीद सके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, खरीद सके गर्भ निरोधक गोलियां खरीद सके। तो ये सेंट्रल प्लॉट होता है इस नावल एज आई ले डाइंग का, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। विलियम फॉकनर का नेक्स्ट वर्क है लाइट इन अगस्त। जो ये लाइट इन अगस्त है ये भी एक नावल है जिसको विलियम फॉकनर ने लिखा है। देखिएगा जो ये बुक है लाइट इन अगस्त, जो ये नावल है, इस बुक को कहा गया है आ ट्रायड ऑफ एक्शन कहा गया है। ट्रायड का मतलब 3 होता है, जिसको हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं। आ ट्रायड ऑफ एक्शन कहा गया है इस नावल को, क्योंकि इस नावल में 3 सेपरेट स्टोरीज़ हैं। 3 अलग अलग कहानियाँ यहाँ पर साथ में चल रही हैं, इसलिए इस नावल को आ ट्रायड ऑफ एक्शन भी बोला गया है। इस नावल की सेंट्रल कैरेक्टर एक लेडी है जिसका नेम लीना ग्रोव है। लीना ग्रोव जो है वो यंग लेडी है और वो प्रेग्नेंट है। ये एक वाइट वुमन है और ये प्रेग्नेंट है एक, और उस पर्सन को वो ढूंढ रही होती है, क्योंकि जो पर्सन है वो उसके साथ में रिलेशन बनाने के बाद में फिर डिसअपियर हो गया था, फिर लीना ग्रोव से मिला नहीं है। अब जब वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड का जो फादर है जिसका नेम ल्यूकस बर्च है, जिसके साथ वो प्रेग्नेंट हुई है, उसकी तलाश में होती है, उसको ढूंढ रही होती है। जो इसका टू बी हस्बैंड है, मीन्स अनबॉर्न चाइल्ड का जो फादर है जिसका नेम ल्यूकस बर्च है, ल्यूकस बर्च ने अपना नाम चेंज कर लिया है और ल्यूकस बर्च ने अब अपना नाम जो ब्राउन रख दिया है। लीना ग्रोव जो होती है, जब वो तलाश में होती है ल्यूकस बर्च की, तब उसकी मुलाकात बायरन बंच से होती है, और बायरन बंच जो होता है वो लीना के साथ में फॉल इन लव हो जाता है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल कैरेक्टर और भी है जो क्रिसमस, जो कि एक निग्रो प्रजाति का होता है। इतना आप लोग लर्न रखिएगा। आप लोग लर्न रखिएगा कि लाइट इन अगस्त विलियम फॉकनर का नावल है। इसको ट्रायड ऑफ एक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 सेपरेट स्टोरीज़ एक साथ में चल रही होती हैं। सेंट्रल कैरेक्टर लीना ग्रोव है जो कि एक वाइट वुमन है और वो प्रेग्नेंट है ल्यूकस बर्च के साथ में, और वो ल्यूकस बर्च की तलाश में होती है। ल्यूकस बर्च ने अपना नाम बदल कर जो ब्राउन रख लिया है। जब लीना अपने अनबॉर्न चाइल्ड के फादर ल्यूकस बर्च की तलाश में होती है, तब उसकी मुलाकात वहाँ पर बायरन बंच से होती है और बायरन बंच फॉल इन लव हो जाता है। सेंट्रल कैरेक्टर एक जो क्रिसमस भी है जो कि निग्रो है, आप लोग लर्न रखिएगा। नेक्स्ट वर्क की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्क है एब्सोलम। एब्सोलम ये भी विलियम फॉकनर का वर्क है और ये वर्क पब्लिश हुआ था 1936 में पब्लिश हुआ था। विलियम फॉकनर का इम्पॉर्टेंट वर्क ये माना जाता है। जो ये नावल है एब्सोलम, एब्सोलम जो ये नावल है ये, और इसके साथ ही साथ विलियम फॉकनर की नावल द साउंड एंड द फ्यूरी, इन दोनों नावल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज़ जीतने में। विलियम फॉकनर को लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसके लिए द साउंड एंड द फ्यूरी और एब्सोलम, एब्सोलम जो ये 2 नावल हैं, इन्होंने बहुत
जो ये नावल है, इस नावल को कहा जाता है बेस्ट सदर्न नावल ऑफ ऑल टाइम, भी इस नावल को बोला गया है। और इस नावल की जो टाइटल है उसको लिया गया है, एक बिब्लिकल स्टोरी है, एक बाइबल की कहानी है, जहाँ पर एब्सोलम सेंट्रल कैरेक्टर होता है। और जो ये एब्सोलम होता है वो विद्रोह कर देता है अपने फादर के खिलाफ। तो ये बाइबल की स्टोरी है और वहीं से इस वर्क की टाइटल को डिराइव किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वर्क में इंग्लिश लिटरेचर का सबसे लॉन्गेस्ट सेंटेंस भी है। आप लोग लर्न रखिएगा, लिटरेचर में सबसे लॉन्गेस्ट सेंटेंस जो है वो इस वर्क में है। और उस सेंटेंस में 1288 मतलब 1288 वर्ड्स जो हैं वो उस सेंटेंस में हैं। ठीक, अब हम प्लॉट की बात करते हैं कि इस नावल का सेंट्रल प्लॉट क्या है। यहाँ पर एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है जिसका नेम थॉमस सटपेन होता है। जो थॉमस है उसका राइज और उसका फॉल इस नावल का सेंट्रल कैरेक्टर है, सेंट्रल प्लॉट है। जो ये सेंट्रल कैरेक्टर थॉमस है ये एक वाइट मैन होता है और इसका बर्थ पॉवर्टी में हुआ था, गरीबी में इसका जन्म हुआ था। ये मूव कर जाता है, मिसिसिपी जाता है जो कि एक सिटी है, टू गेन वेल्थ, वहाँ पर रुपया कमाने के लिए, वेल्थ को गेन करने के लिए ये मिसिसिपी जाता है। इस नावल का जो नैरेटर है वो क्विंटिन कॉम्पसन है, इसको भी आप लोग लर्न रखिएगा। देखिएगा, इस नावल का सेंट्रल कैरेक्टर जो थॉमस होता है उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है और उसको ह्यूमिलिएट एक निग्रो करता है क्योंकि थॉमस बहुत ही गरीब होता है। उसके बाद में थॉमस डिसाइड करता है कि वह एक रिच मैन बनेगा, वह एक अमीर आदमी बनेगा। फिर नावल में स्टार्ट होता है थॉमस का एडवेंचर, स्टार्ट होता है थॉमस का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो ये इस नावल का सेंट्रल प्लॉट है। नेक्स्ट वर्क की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क है रिक्वेम फॉर अ नन। ये सब माइनर वर्क हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। रिक्वेम फॉर अ नन विलियम फॉकनर का वर्क है और ये वर्क सीक्वल है, मतलब इससे पहले भी एक वर्क आया था जिसका नेम सेंचुरी था और सेंचुरी वर्क का जो सीक्वल है वो है रिक्वेम फॉर अ नन। इस वर्क की जो सेटिंग है वो जैक्सन प्लेस है जो कि मिसिसिपी में पड़ता है, जो कि पड़ता है योकना पटाफा, जो कि इमेजिनेटिव प्लेस होता है जिसको क्रिएट किया है विलियम फॉकनर ने अपने नावल के लिए। इस नावल में जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं उसमें से एक टेम्पल ड्रेक है, दूसरा गोवन स्टीवन है और तीसरी नैनी मैनिगो है। ये ऊपर वाले दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और जो ये नैन्सी है ये मेड होती है। होता क्या है कि जो ये मैरिड लाइफ है टेम्पल की और गोवन स्टीवन की, जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही होती है, वो अनहैप्पी होती है। और जो टेम्पल है वो प्लान कर रही है भाग जाने के लिए अपने प्रेमी पीटे के साथ में, अपने हस्बैंड को और अपने 2 बच्चों को छोड़ करके। तो ये नावल का सेंट्रल प्लॉट है। लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दी स्नॉप्स ट्रिलॉजी। आप लोग लर्न रखिएगा, जैसा कि नाम से ही कन्फर्म है, स्नॉप्स ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ 3। ये विलियम फॉकनर का वर्क है और ये 3 नावल्स का कलेक्शन है। विलियम फॉकनर की 3 नावल्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं एक ट्रिलॉजी बनाती हैं, क्योंकि जो ये 3 नावल होती हैं वो डील कर रही होती हैं स्नॉप्स फैमिली का, जो फॉर्च्यून है, एडवेंचर है और जो फेट है उसको डील कर रही होती हैं। मीन्स विलियम फॉकनर ने स्नॉप्स फैमिली का एडवेंचर, फॉर्च्यून और फेट को डील करते हुए 3 नावल्स लिखी हैं जिनको हम दी स्नॉप्स ट्रिलॉजी कहते हैं। 3 नावल्स के नेम क्या क्या हैं? दी हैमलेट है, दी टाउन है और दी मैंसन है। इसको आप लोग अच्छे से लर्न रखिएगा। अब हम लोग लास्ट वर्क की तरफ चल रहे हैं विलियम फॉकनर के। विलियम फॉकनर का लास्ट वर्क दी रिवर्स, जो कि लास्ट नावल है और ये पिकारेस्क नावल है और ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल है।
पिकारस का मतलब होता है ये एक लिटरेरी जैनर है जहाँ पर जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वो एक रोग होता है, वो एक आवारा टाइप का पर्सन होता है। तो आज की क्लास में विलियम फॉकनर के जो रिमेनिंग वर्क्स थे उनको मैंने कंफर्म कर दिया है। मुल्क राज आनंद लास्ट राइटर बचा हुआ है जिसको 2 से 3 क्लासेस में मैं कंफर्म कर दूंगा, फिर एक क्लास में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंफर्म कर दूंगा। इस मंथ के लास्ट तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।